नमस्कार छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक रमकेश योगी सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए छात्रों, आज का वीडियो कक्षा 12 के लिए है। अंतराल भाग 2 पाठ बिस्कोहर की माटी का सारांश पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए छात्रों शुरू करते हैं। बिस्कोहर की माटी पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ में लेखक अपने गांव तथा वहां के प्राकृतिक परिवेश, ग्रामीण जीवन शैली, गाँव में प्रचलित घरेलू उपचार तथा अपनी माँ से जुड़ी यादों का वर्णन करता है। कोइयाँ एक प्रकार का जल पुष्प है। इसे कुमुद और कोकाबेली भी कहते हैं। शरद ऋतु में जहाँ भी पानी एकत्रित होता है, कोइयाँ फूल उग जाता है। शरद की चांदनी में कोइयाँ की पंक्तियाँ, पत्तियाँ तथा उजली चांदनी एक सी लगती है। इस पुष्प की गंध अत्यंत मादक होती है। मादक अर्थात नशीली, नशे वाली। लेखक के अनुसार बच्चे का माँ से संबंध भी अद्भुत होता है। बच्चा जन्म लेते ही माँ के दूध को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। नवजात शिशु के लिए दूध अमृत के समान है। बच्चा माँ से सिर्फ दूध ही ग्रहण नहीं करता, उससे संस्कार भी ग्रहण करता है, जो उसके चरित्र तथा व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं। बच्चा सुबकता है, रोता है, माँ को मारता है। माँ भी कभी कभी मारती है, फिर भी बच्चा माँ से चिपटा रहता है। बच्चा माँ के पेट से गंध स्पर्श भोगता है। बच्चा दांत निकलने पर टीसता है, अर्थात हर चीज़ को दांत से काटता है। चांदनी रात में खटिया पर बैठकर जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तब बच्चा दूध के साथ साथ चांदनी के आनंद को महसूस करता है, अर्थात चांदनी माँ के समान स्नेह, आनंद तथा ममता देती है। माँ से लिपटकर बच्चे का दूध पीना जड़ से चेतन होना, यानी मानव जन्म लेने की सार्थकता है। लेखक ने बताया है कि बचपन में, शैशव अवस्था में क्या दृश्य था। विश्वनाथ अभी माँ का दूध पीता था। विश्वनाथ यहाँ पर विश्वनाथ है, विश्वनाथ त्रिपाठी, कि उसके छोटे भाई का जन्म हो गया। माँ के दूध पर छोटे भाई का अधिकार हो गया। विश्वनाथ का दूध छूट गया। विश्वनाथ को उनके 3 साल होने तक पड़ोस की कसेरिन दाई ने पाला। विश्वनाथ को किसने पाला था? कसेरिन दाई ने। माँ का स्थान दाई ने ले लिया। यह विश्वनाथ पर अत्याचार हुआ। दिलशाद गार्डन में लेखक बतखों को देखता है। बतख अंडे देने के समय पानी छोड़कर ज़मीन पर आ जाती हैं। लेखक ने एक बतख को कई अंडों को सेते देखा। लेखक को बतख माँ तथा मानव शिशु माँ में कई समानताएं दिखी। जिस प्रकार बतख पंख फैलाकर अंडों को दुनिया की नज़रों में से बचाकर रखती है, अपनी पैनी चोंच से सतर्कता से, कोमलता से अपने पंखों के अंदर छुपा कर रखती है, हमेशा निगाह कौवे की ताक पर रहती है, उसी प्रकार मानव शिशु माँ भी अपने बच्चों को दुनिया की नज़रों से बचाती है, उन पर आने वाली मुसीबत को भांपकर उनकी रक्षा करती है। यहाँ बताया गया है कि जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार बतख की माँ भी बतख बच्चे की रक्षा करती है। दोनों में काफ़ी समानता दिखाई गई है। गर्मियों की दोपहर में लेखक घर से चुपचाप बाहर निकल जाता था। लू लगने पर माँ धोती या कमीज से गांठ लगाकर प्याज बांध देती। लू लगने पर कच्चे आम का पन्ना पिया जाता। आम को भूनकर या उबालकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पिया जाता। उसे देह में लेपा जाता। देह अर्थात शरीर नहाया जाता तथा उससे सिर धोया जाता था। गर्मियों के समय जब अधिक लू चलती थी, तो यदि किसी को लू लग जाती थी तो लू से बचाव के लिए क्या क्या उपचार किया जाता था वो बताया गया है।
बिस्कोहर में बरसात आने से पहले बादल ऐसे घिरते हैं कि दिन में ही अंधेरा हो जाता है। बरसात कई दिन तक होती है, जिसके कारण घर की दीवार गिर जाती है तथा घर धंस जाता है। बरसात आने पर पशु पक्षी सभी पुलकित हो उठते हैं। पुलकित मतलब प्रसन्नचित, आनंदित। बरसात में कई कीड़े भी निकल आते हैं। उमस के कारण मछलियाँ मरने लगती हैं। उमस अर्थात बरसात के बाद जो गर्मी आती है धरती के अंदर से, उसे उमस कहते हैं। पहली बारिश में दाद खाज फोड़ा फुंसी ठीक हो जाते हैं, ऐसा बताया गया है। अक्सर गांव में ऐसा होता है, ग्रामीण अंचल में। मैदानों, खेतों तथा तालाबों में कई प्रकार के सांप होते हैं। सांप को देखने में डर तथा रोमांच दोनों हैं। डोडहा और मजगिदवा विषहीन होते हैं। ये सांप की प्रजातियां हैं। ये दोनों प्रजाति जहर रहित सांप वाली होती हैं। डोडहा को वामन जाति का मानकर मारा नहीं जाता। घामिन भी विषहीन है। घेर कड़ायु, भटिया तथा गोहुवन खतरनाक है, जिसमें से सबसे अधिक गोहुवन खतरनाक है, जिसे फैंटास भी कहते हैं। गोहुवन का दूसरा नाम है फैंटास। ये सभी सांप की प्रजातियां हैं। किसी में जहर है, किसी में नहीं है। गांव में लोग प्रकृति के बहुत निकट हैं। निकट अर्थात नज़दीक। लेखक के अनुसार फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, क्योंकि गांव में कई रोगों का इलाज फूलों द्वारा किया जाता है। फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता है। गुड़हल के फूल को देवी का फूल मानते हैं। बेर के फूल सूंघने से बर्रे, ततैया का डंक झड़ता है। आम के फूल कई रोगों के उपचार में काम आते हैं। नीम के पत्ते और फूल चेचक में रोगी के समीप रखते हैं। तो गांव में किस प्रकार उपचार होता है, देसी दवाई से बताया गया है। लेखक के गांव में कमल भी खिलते हैं। हिंदुओं के यहाँ कमल पत्र पर भोजन परोसा जाता है। कमल पत्र की पुरइन भी कहते हैं। कमल पत्र को पुरइन भी कहते हैं तथा कमल की नाल को भसीण कहते हैं। कमल ककड़ी केवल बिक्री के लिए प्रयोग की जाती है। गट्टा, कमल बीज खाया जाता है। बताया गया है कि कमल की नाल को कहते हैं भसीण, और कमल गट्टा खाने के काम आता है। कच्चा कमल होता है ना, पेड़, पूरा पेड़ या फूल बनने से पहले। अपने एक रिश्तेदार के घर लेखक ने एक रूपवती, अपनी उम्र से बड़ी औरत देखी, जिसकी सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई। लेखक को प्रकृति के समान ही वह औरत आकर्षक लगी। प्रकृति के समस्त दृश्यों, जूही की लता, चांदनी की छटा, फूलों की खुशबू में उन्हें वह औरत नजर आने लगी। लेखक को लगा सुंदर प्रकृति नारी के सजीव रूप में आ गई हो। तो यहाँ पर लेखक अपने से अधिक उम्र की स्त्री को देखता है, उसके प्रति क्या नज़रिया है वो बताता है कि जिस प्रकार प्रकृति सुंदर होती है, उस प्रकार वो नारी भी सुंदर थी। तो उस नारी को प्रकृति का दर्जा दिया उसने। लेखक जिस औरत को देखकर समस्त प्रकृति के सौंदर्य को भूल गया, उससे अपनी भावनाओं का इजहार न कर सका। वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहने रहती है, आँखों में कैसी व्यथा लिए दिखती है। व्यथा यहाँ पर कष्ट है। वह इंतज़ार करती हुई दिखती है। लेखक के लिए वह हर कला के आस्वाद में वह मौजूद है। लेखक के लिए हर सुख दुख से जोड़ने की सेतु है। सेतु का अर्थ होता है पुल। इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध सजीव तौर पर जुड़ा है। तो इस प्रकार पोशाक से या परिधान से वो स्त्री एक विधवा स्त्री की भांति लग रही थी, जिसे लेखक ने प्रकृति के समान बताया है। तो छात्रों, ये था आपके बिस्कोहर की माटी, जिसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, पाठ का सारांश।